सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज चलते हैं हमारी दूसरी क्लास में, जो कि हम पहले आपका नेक्स्ट डे ये क्लासेस कर चुके थे। तो आज हम क्लास की दूसरी क्लास में आते हैं और पढ़ते हैं हमारी सब्जेक्ट जो है 12th का बायोलॉजी। तो कल जो हम पढ़ाए थे वो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हम उससे आगे चलते हैं। आज थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट था जो कल का छूट गया था, तो पहले हम उसको आगे करते हैं, उसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। चलिए, पहला जो हमारा आज का रहेगा वो हमारा है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं लिविंग मैटर, ठीक है। तो ये लिविंग मैटर है क्या, इसको पता होगा कि जीव द्रव्य कहने का मतलब वो तरल पदार्थ जो हमारा घुलनशील पदार्थ है, जो गीला होता है, उसे हम कहते हैं द्रव्य। तो इसको हम इस तरह से कहेंगे कि प्रत्येक जीव के प्रत्येक कोशिका में एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक जीव के प्रत्येक कोशिका में एक विशेष प्रकार का द्रव्य या तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। प्रत्येक जीव के प्रत्येक कोशिका में एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। जीव द्रव्य कहते हैं। यानी समझ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के प्रत्येक कोशिका में एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं जीवन चक्र। अगला टॉपिक हमारा है जीवन चक्र। चलिए, जीवन चक्र का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि जीवन का चक्र यानी जीवन में क्या क्या होती है और कौन कौन सी क्रियाएं होती है जो जीवन में हमारा चक्र घूर्णन का काम करता है। तो हम इसे ये कहेंगे, यानी प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन अवधि, उसे जीवन अवधि भी कह सकते हैं। जो मान लीजिए जन्म से लेकर मृत्यु तक जाएंगे वो हमारा जीवन अवधि कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव के जीवन अवधि को जीवन चक्र कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रत्येक जीव का एक निश्चित समय होता है, यानी प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन अवधि होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं, जिसे जीवन चक्र कहते हैं। चलिए समझ चुके हैं। इसका मतलब ये कि प्रत्येक जीव का निश्चित जीवन अवधि होता है, यानी वो निश्चित टाइम तक ही जीवित रहेंगे। यानी जैसे मनुष्य का 80 साल और किसी अन्य गाय भैंस का 20 साल, और इस तरह से जितने भी सारे जीव जंतु हैं सबका एक निश्चित टाइम होता है, निश्चित जीवन अवधि होती है, उसे हम जीवन चक्र कहते हैं। तो एक के बाद दूसरा आना ही आना है, ठीक है। चलिए ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं।
चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है रूप और आकार। ठीक है, रूप और आकार यानी उसकी जो साइज होगी और किस टाइप की होगी, हमें इसके बारे में जानना है। तो इसे हम कहेंगे कैसे, इसको कैसे हम समझेंगे? तो समझने के लिए प्रत्येक जीव का जो रूप होता है उसका डीएनए और आरएनए पर डिपेंडेंट होता है। यानी डीएनए और क्या, आरएनए, ये दोनों चीजें अनुवांशिक का गुण है जो आपको हम अनुवांशिक पढ़ाते समय ये सब डिटेल से बताएंगे क्या होता है, किस तरह से काम करता है। फिलहाल हम ये जानते हैं कि रूप और आकार, किसी भी जीव का रूप और आकार उसका डीएनए और आरएनए के अनुसार होता है। यानी जिस तरह का डीएनए और आरएनए उसके अंदर रहेंगे उसी तरह का उनका रूप बनेगा, आकार बनेगा। ठीक है, तो ऐसा हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीव का रूप तथा आकार उसके डीएनए तथा आरएनए के अनुसार होता है। ये समझ चुके हैं? किसी भी जीव में जिस तरह का डीएनए और आरएनए रहेगा जीव का रूप उसी तरह से होगा, उसी तरह का साइज रहेगा। अगर नाटा हो तो नाटा, लंबा हो तो लंबा। ठीक है, आप इसे ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो पुरुष नाटा होंगे उसका संतान भी क्या नाटा होगा, ये जरूरी नहीं है। वो डीएनए पर निर्भर करता है कि किस तरह का डीएनए मैच कर रहा है। ठीक है, ये आपको बताएंगे आगे चल के हमारा जो डीएनए होती है वो किस तरह से मैचिंग करता है, तब लंबा, नाटा या अनेक अनेक तरह का संतान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए रूप और चलिए इसके बाद आपका आता है संगठन। ठीक है, संगठन। तो आपको पता होगा कि प्रत्येक जीव जो हमारा है कोशिका का बना होता है। प्रत्येक जीव आपको पता है, पहले हम बताए भी है कि प्रत्येक जीव एक कोशिका का बना होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं, संगठन का मतलब होता है एकत्रित होना, संगठित होना, बनना। ठीक है, तो प्रत्येक जीव एक कोशिका का बनी होती है, परंतु ये जरूरी नहीं है उसका रंग, रूप और आकार समान होगा। ये जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकते हैं। जिस तरह का कोशिका रहेगा उस तरह का उसका शरीर का निर्माण होगा, है ना। तो हम इसमें कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव कोशिका का बना होता है, कोशिका का बना होता है, किंतु उसका रंग, रूप तथा आकृति समान नहीं होती है। अब समझ चुके हैं कि प्रत्येक जीव एक कोशिका का बना होता है, लेकिन उसका रंग, रूप, आकार समान नहीं रह सकता है। जैसा कोशिका मिलेगा उस तरह से उसका रंग, रूप और आकार बनेगा। अगला जो टॉपिक हमारा है वह वृद्धि। ठीक है, वृद्धि। चलिए वृद्धि का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या, बढ़ना। यानी आज हम इतने हैं तो कल इतना होना है, अगले दिन इतना, अगले दिन इतना, अगले दिन इतना, यानी हर टाइम हमें आगे बढ़ते जाना है। ये हमारे क्या वृद्धि कहलाता है। तो वृद्धि का मतलब सिर्फ लंबाई की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हर चीज में और स्थिति में वृद्धि की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम वृद्धि कह किसे सकते हैं। अब वृद्धि होता है तो ये कभी भी तो नहीं हो सकता है, ये एक निश्चित टाइम और निश्चित आयु के बाद बदलाव आता है ना। किसी भी जीव में एक निश्चित समय और निश्चित उम्र के बाद उसके अंदर क्या होती है, बदलाव आती है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव में एक निश्चित उम्र और निश्चित स्थिति के अनुसार में बदलाव आता है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं प्रत्येक जीव में
समय तथा आयु के अनुसार बदलाव आता है, जिसे वृद्धि कहते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक जीव में एक निश्चित समय और एक निश्चित आयु के बाद उसके अंदर क्या होती है, बदलाव आती है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करते हैं कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, और जो भी आपको छोटा मोटा छूट गया होगा आप बुक से पढ़ सकते हैं। बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था सिर्फ हम उसको बताएं। ठीक है, और आगे आप लोग को जो भी समझना है, जो भी जानना है, आप बुक को देख के समझ सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं हमारे सिलेबस की ओर, और सिलेबस का जो पहला भाग हमारा है हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो अब पहला भाग हमारा जो सिलेबस का है वो है जनन। ठीक है, इसे अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे जनन के बारे में। ठीक है, तो जनन क्या है? जनन के बाद यहाँ पर हमारे जो जनन है ये हमारा मेन टॉपिक है। तो इसमें जनन को 4 भागों में बांटा गया टोटल। तो वो उसमें पहला भाग हमारा है जीवों में जनन। ठीक है, तो सेकेंड है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तीसरा हमारा है मानव जनन, और चौथा है मानव स्वास्थ्य। ठीक है, ये 4 प्रकार का हमारे जनन था, जिसमें हमें पहला अभी पढ़ना है फिलहाल जीवों में जनन। ठीक है, तो सबसे पहले जीवों में जनन में पढ़ते हैं जीवन अवधि हमारी। ठीक है, चलिए जीवन अवधि। ठीक है, अब जीवन का मतलब आप लोग समझते होंगे, जीवन और अवधि का मतलब समय। ठीक है, तो जीवन अवधि कहते किसे हैं? तो एक सिंपल सी परिभाषा के साथ हम कह सकते हैं कि जीवन अवधि का मतलब किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु, यानी जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, यानी प्राकृतिक में तो आप ये भी देखे होंगे कि हमारे जीवन काल में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके कारण क्या है, किसी भी रीजन से हमारे एक्सीडेंट या अन्य वगैरह वगैरह बीमारी से हम क्या होता था, डेड हो जाते हैं। तो ये नहीं, जो उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो, है ना, वो आपका जीवन से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की जो समय होती है, अवधि होती है, उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम लिख सकते हैं कि किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके हैं कि जीवन अवधि का मतलब किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए। कोई जीव का हम जीवन अवधि लिख लेते हैं। ठीक है,
चलिए इसे मैं कॉलम की तरह लिखते हैं। तो अब इसको आराम से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट में आपका जो है वो है गेहूं का पौधा, जिसका है 4 से 5 माह। ठीक है, अगला जो आपका है हेडिंग वो आपका है जनन। ठीक है, तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं प्रजनन में, वही आपका यहाँ है प्रजनन या जनन। ठीक है, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते थे। ठीक है, तो जनन का मतलब पहले भी बता चुके थे, किसी भी जीव द्वारा एक निश्चित समय में निश्चित अवधि के बाद अपने जैसा संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही बात सेम टू सेम लिखेंगे कि किसी भी जीव द्वारा एक निश्चित समय अवधि के बाद अपने जैसा संतान को नए संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ठीक है, किसी जीव द्वारा एक निश्चित समय अवधि के बाद अपने जैसा नया संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं जनन का प्रकार। ठीक है, जनन का प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन का प्रकार, तो जनन के 2 भागों में बांटा गया है। पहला लैंगिक जनन, जिसे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तथा दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसे है एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, जनन को 2 प्रकार में बांटा जा रहा था, पहला आपका लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि लैंगिक जनन क्या है। चलिए नंबर 1 में हेडिंग दीजिए लैंगिक जनन। जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लैंगिक जनन हमारे वह जनन होती है जिसमें 2 विपरीत लिंग की आवश्यकता होती है, यानी उसमें 2 लिंग का रहना, 2 जनक का रहना बिल्कुल ही जरूरी है। ठीक है, मादा जनक और नर जनक। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं वह जनन जिसमें 2 विपरीत, ठीक है, विपरीत जनक, 2 विपरीत जनक की
आवश्यकता होती है। ठीक है, एक सिंपल सा परिभाषा हुआ, वह जनन जिसमें दो विपरीत लिंग की आवश्यकता पड़ती है, यानी जैसे नर और मादा। ठीक है, नर में नर युग्मज बनता है, नर युग्मक, तथा मादा में मादा युग्मक। ठीक है, दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होती है। आपको पता होगा कि हमारे जो दोनों में जो गुणसूत्र होती है वो कितना होती है, 46, है ना। तो दोनों से 23 हमारा आधा, यानी इसमें से 23 और इसमें से 23 आधा आधा निकल कर आगे आते हैं, जिसमें नर द्वारा शुक्राणु बनता है और मादा द्वारा अंडाणु। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब यह बनता है युग्मनज, जायगोट। ठीक है, जायगोट बनता है। तो आप यहां से समझ चुके होंगे कि हमारे जो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से आधे आधे गुणसूत्र यानी 23 गुणसूत्र हमारे दोनों के बीच विखंडित होते हैं और यहाँ पर आके दोनों आपस में मिलते हैं, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। और यही जो युग्मनज हमारा है, ये नए शिशु का निर्माण करता है। दोनों को मिलने के बाद यहाँ पर जो DNA मिलता है आपको, ये जो आपको गुणसूत्र बता रहे हैं वही DNA। ठीक है, इन दोनों का DNA जब यहाँ पर आके मिलता है, युग्मनज जो बनते हैं, तो इनमें जरूरी नहीं कि ये हमारे नर अगर गोरा है तो शिशु भी गोरा होंगे, या मादा गोरा है तो शिशु भी गोरा होंगे, और नर गोरा है तो शिशु, ऐसा कुछ भी नहीं। इन दोनों को मिलने के बाद कौन सा गुणसूत्र मिलता है, इस पर डिपेंडेंट करता है कि शिशु किस प्रकार का हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला हम चलते हैं नंबर 2, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन, जैसे आप देख सकते थे कि लैंगिक जनन में जो हमारा था उसमें दो विपरीत लिंग की आवश्यकता पड़ रहा था, यानी एक नर एक मादा। लेकिन हमारे जो अलैंगिक जनन है, इसमें सिर्फ एक लिंग की आवश्यकता होती है, एक लिंग ही ये नए संतान को उत्पन्न कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह जनन जिसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैसा जनन वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है और नए संतान उत्पन्न कर लेते हैं, जिसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे देख लीजिए, एक छोटे से जीव विखंडित होकर दो जीव को बनाता है। ठीक है, ये हमारा अलैंगिक जनन कराता है। जैसे अमीबा मान लीजिए, अमीबा अपने आप विखंडित होकर दो जीव को निर्माण करता है। जिससे एक अमीबा हमारा ये रहा, ये विखंडित होता है इस तरीके से। फिर ये अलग होके दो जीव बना लेते हैं अलग अलग। ठीक है, ये हमारा कहलाता है अलैंगिक जनन। आप सभी के लिए आज के लिए मेरा तो क्वेश्चन है, आप लोग उसे करके दिखाइएगा, कल हमें कमेंट में बताइएगा।
पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट, वृद्धि क्या है? ठीक है, वृद्धि क्या है? ठीक है। दूसरा हमारा है जनन क्या है? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप में कल करके बताइए, उसके बाद फिर हम कल आगे क्लास में चलेंगे। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में बताइए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो छूटे नहीं और उन्हें बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार।